हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 9th की बुक स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी पॉलिटी की, ठीक है। जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों है। कि भाई लोकतंत्र, हमें पता है कि हमारा इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, और ये हमें डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए, यही क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लोकतंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आज हम देखेंगे लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 आज है, जिसमें हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। लोकतंत्र को डिफाइन करेंगे आज हम। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्यों। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र की डेफिनेशन से कि क्या है लोकतंत्र। एक सरल परिभाषा है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र जो है, आपको पता है कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही दी थी लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र शासन लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन है ना। तो लोकतंत्र जो है वो शासन का एक ऐसा रूप है, कैसा रूप है, जिसमें सरकार का चुनाव शासक लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आप ही वोट डालते हैं, इलेक्शन होते हैं, आप वोट डाल के अपने नेता को चुनते हैं। ग्राउंड लेवल पे, यानी कि पंच, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक को आप ही तो चुनते हैं, राइट। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि पंच का चुनाव कैसे होता है, सरपंच से लेकर हमने प्रधानमंत्री तक की इलेक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट, एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको पता है कि लोकतंत्र है, क्यों, क्योंकि हम ही लोग वोट डाल के और शासकों का चुनाव करते हैं, इसलिए हमारी इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्लियर है, समझ में आया लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, राइट। अब देखो लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। अब आपने पढ़ा कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, कौन है जिसका आप चुनाव करेंगे। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। किस तरह के चुनाव को आप लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए, कि भाई किस तरीके से इलेक्शन हो। क्या आप कहेंगे कि हाँ डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं, हमें अपनी मर्जी से किसी बंदे को चुनने का मौका मिला है, हम जिसे चाहते हैं हमें उसे चुनने का मौका दिया गया है, हम जिस पार्टी से लोग को चुनना चाहते हैं हमें उस पार्टी से चुनने का मौका मिला है, तभी तो आप कहेंगे ना लोकतांत्रिक चुनाव है। कौन लोक शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं, यानी कि लोगों का चुनाव कर सकते हैं, और कौन ऐसे हैं जो वोट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, पीएम के लिए, सीएम के लिए, पंच के लिए, सरपंच के लिए, राइट। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, कैसी सरकार होनी चाहिए जिसे हम कहें कि लोकतांत्रिक सरकार है। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंध कर काम करना ज़रूरी है। हम ये भी जानेंगे, हमने 8th तक की एनसीईआरटी ये में ये भी पढ़ा है कि भारत में जो है वो सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं, क्यों है ये भी हमने पढ़ा था। तो वही ये विशेषता वही उसी के बारे में बता रही है कि उसके पास कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, या वो अनलिमिटेड पावर है सरकार के पास, वो जो चाहे वो कर सकती है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए या नहीं, ये सब क्वेश्चनों का आंसर आज के इस चैप्टर लोकतंत्र से हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया है इसमें कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। इससे पहले क्या था, पाकिस्तान और भारत दोनों साथ आज़ाद हुए, दोनों में कैसा तंत्र था, डेमोक्रेटिक कंट्री थी दोनों, लोकतंत्र स्थापित हुआ था, राइट। लेकिन 1999 में क्या हुआ, वहाँ पे सैनिक तख्ता पलट हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका गया। किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने।
ठीक है, और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित किया। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया 2002 में, और एक जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा भी लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब देखो उन्होंने क्या क्या किया है, संविधान में परिवर्तन कर दिया। संविधान में परिवर्तन करके ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपनी पावर बढ़ाएगा, क्योंकि वो एक तानाशाह है, लोकतंत्र तो है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र सरकार को तो उसने उखाड़ फेंका। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। अब देखो सेना का राज आ गया पाकिस्तान में, पहले किसका था, लोकतंत्र का, अब किसका है, सेना का। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। देखिए भाई, चुनाव करवाए गए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में गई, सेना के अधिकारियों के हाथों में, जनरल मुशर्रफ के पास थी। इलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन पावरफुल कौन है, सेना का वो अध्यक्ष जिसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। ठीक है, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ने कहने के आपके पास अनेक कारण हैं। कैसे अनेक कारण हैं कि भाई जिसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया, एक तो वो चुना हुआ अधिकारी नहीं है, वो आपकी मर्जी से तो बना नहीं है, राइट। लेकिन यह सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं चुना जो मेन है, मेन हेड बन के बैठा है कि सारे फैसले मैं ही लूंगा, वो तो बस नामचारी के लोग बना दिए हैं। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। अब जहाँ पर राजतंत्र होगा, तानाशाह लोग होंगे, वो अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे ना, वो आप लोगों को कुछ समझेंगे नहीं। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र होगा, जहाँ लोगों को आप चुन के भेजेंगे, वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो उनके हर फैसले को आपके सामने वो प्रस्तुत करें कि हमने ये निर्णय लिया, हमने ये कानून बनाया, इसके पीछे ये कारण है, ऐसा ऐसा है, तो आप उसका विरोध करें, प्रदर्शन करें, उस कानून को चेंज करवाएं, उसके समर्थन में रही, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगी, तब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। लेकिन कोई तानाशाह है, कोई राजतंत्र है, तो उसमें क्या किसी राजा ने फैसला ले लिया तो क्या वो प्रजा को बताएगा, वो प्रजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा कि मैंने ये काम किया, इसके पीछे आप लोगों का ये फ़ायदा है या ये नुकसान है? नहीं, उसमें चाहे लोगों का फ़ायदा हो या नुकसान हो, उससे राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने स्वार्थ के लिए सारे फैसले लेगा। ठीक है, तो फैसले कौन ले रहा है, कौन ले रहा है? जो चुना हुआ नहीं है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार को हटा के सैनिक तख्तापलट हो गया और जनरल परवेज मुशर्रफ और सेना के अधिकारी जो हैं वो फैसले ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो है, पर असली सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कहाँ पर? पाकिस्तान में, जहाँ पर सैनिक तख्तापलट हुआ, और ऐसे ही देशों में जहाँ पर राजशाही या तानाशाही होती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। लोगों का शासन तो तब होगा ना जब फैसले लेने का अधिकार भी लोगों का ही होगा। अब आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, तो वो प्रतिनिधि आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि आप उसे कहेंगे आपके एरिया में ये काम होना चाहिए, तो वो आपके एरिया में वो काम करवाएगा, राइट। अगर उसने वो काम नहीं करवाया है तो अगली बार आप उसे चुनेंगे नहीं, तो वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल है ना वो काम करने के लिए, राइट। तो इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। कौन सी है? कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फैसले लेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि लोग अपना फैसला स्वयं ले रहे हैं। क्लियर है? पहली विशेषता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है सेकंड, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला कैसे होगा भाई? आप देखो यहाँ पे चीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चीन की संसद को क्वांगू रेम मिन दाई व्याओ दा हुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसको है? संसद को है। पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, वो एक ही पार्टी को वोट डालेंगे, एक ही पार्टी हमेशा चुनकर आएगी। तो क्या आप इसको लोकतंत्र कहेंगे कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर नेता और ये पर्टिकुलर पार्टी का नेता ये पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप अगले इलेक्शन में किसी दूसरी पार्टी के दूसरे नेता को चुन सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे इंडिया में है। कितनी है ना, बीजेपी का पसंद नहीं है तो कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस का पसंद नहीं आ रहा तो बीजेपी को वोट दे दो, राइट। तो लेकिन ऐसा चीन में नहीं है। चीन में हमेशा क्या होगा, एक ही पार्टी का राज। ऐसा ही एक और एग्जांपल आप मैक्सिको से समझ सकते हैं। 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ, उसके बाद से राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। उसमें अभी तक वहाँ पर सिर्फ PRI नाम की एक पार्टी है, उसी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, लेकिन क्या होता था कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कहा जाता था कि आप भी हमारी पार्टी PRI को वोट देंगे, ठीक है। भाषणबाजी मतलब सब कुछ करके लास्ट टाइम पे जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं उस वो पोल बूथ को वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देना, गड़बड़ियाँ करवाना, इन सब से क्या था कि PRI वाले जो पार्टी के लोग थे वो घोटाले करते थे, ठीक है, इलेक्शन में। तो इनसे क्या होता था कि हर बार PRI जीती थी। मैक्सिको में क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी अलग अलग पार्टी को वोट डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी नहीं है आपके पास। आखिर जीत नहीं तो PRI है, गड़बड़ियाँ करके, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, क्या वो लोकतंत्र होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास विकल्प होना चाहिए, लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के लोग हमेशा सालों साल जीतते आए और दूसरी पार्टी को कभी जीतने का मौका ही ना मिले, वो पार्टी कभी सत्ता में ही ना आए, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। क्यों? फिर वो लोकतंत्र कहा जाएगा? नहीं। यहाँ देखो इंडिया में कितनी पार्टियां हैं, सभी का बराबरी से। अब की बार बीजेपी की सरकार है, उससे पिछली बार किसकी? बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, राइट। तो सेंटर में बीजेपी से पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। अगली बार क्या पता कौन सी सरकार आएगी, राइट। तो आपके पास ऐसे विकल्प होंगे तभी तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। तो आप इंडिया को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, आप जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। आप बीजेपी को चाहें तो बीजेपी को वोट डाल सकते हैं, कांग्रेस को चाहें तो कांग्रेस को डाल सकते हैं, आपकी अपनी पार्टी को चाहें तो उसे, मतलब जिस पार्टी में आपका विश्वास है, जिस पार्टी के नेता को आप विश्वास करते हो कि वो काम करता है, वो काम करती है, तो आप उसको इलेक्शन में जिता सकते हो, ठीक है। आप उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये चॉइस ही ना हो, तो हमेशा एक ही पार्टी हो और उसी एक ही पार्टी के नेता जो है वो हमेशा चुनाव जीते और सत्ता में आए, तो क्या होगा? क्या वो डेमोक्रेसी होगी? होते हुए भी नहीं होगी। ठीक है, आप चुन रहे हैं लोगों को, लेकिन क्या हो रहा है, वो तानाशाह हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमेशा हम ही आने वाले, जो चाहे वो करें, राइट। तो ये नहीं होगा। तो दूसरी विशेषता क्या है डेमोक्रेसी की, कि लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, कि वो अपनी सत्ता में बैठे लोगों को हरा सके, जिता सके, ठीक है, गद्दी से उतार सके। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और पार्टियां होनी चाहिए, ताकि एक ही पार्टी बार बार सत्ता में ना आए और आप अपनी मर्जी के नेताओं को चुन सकें, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। अब यहाँ से क्या निकल के आता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बहुत से देश ऐसे थे जो आज़ाद तो पहले हो गए, लेकिन लोकतंत्र स्थापित भी हो गया, लेकिन सभी को वोट डालने का राइट नहीं है। कभी महिलाओं को, पहले क्या था कि महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं है, गरीब लोगों को वोटिंग का राइट नहीं है, जो पैसे अमीर हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन्हें वोटिंग राइट है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? क्या वो सभी लोगों की मर्जी से चुना हुआ नेता होगा? नहीं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो 18+ एज का है वो हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, सभी को समान भाव से वोट डालने का राइट होना चाहिए। ये होता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। क्लियर? लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ताकि सभी देश के कोने, हर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति का अपना एक प्रतिनिधि हो। वो किसी भी इलाके में रहने वाला हर इंसान अपने विकास के लिए सोच सके, ठीक है। तो वो कभी तब सोच सकेगा ना जब उसके इलाके में से किसी को चुना जाएगा और वो उसके लिए वोट डाल रहा है, उसकी मर्जी का नेता है, राइट।
तो वो उनके लिए काम करेगा, तभी तो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, ऑल ओवर इंडिया का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज कैसे बात बनेगी, राइट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, ये एक लोकतंत्र की विशेषता है। क्लियर है। उसके बाद है कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं कि चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। अब आपने किसी को जीता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करेगी। क्यों भाई, आपके पास फंडामेंटल राइट, आप उनकी खिलाफत कर सकते हैं। उन्होंने कुछ गलत किया है, कोई गलत कानून पास कर दिया है, तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट निकाल सकते हैं, राइट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकती है। ये मत भूलना कि आपके आर्टिकल 19 पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। आपके पास फंडामेंटल राइट हैं तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपका अधिकार आपका तभी तक है जब तक वो किसी और के अधिकार का वॉयलेशन नहीं करता। क्लियर। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है, खासतौर से उस अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। मतलब ये कि जिस पार्टी को आपने वोट डालकर जिताया है वो पार्टी अब किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। हमने पढ़ा कि क्या अनलिमिटेड पावर है गो सरकार की? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। कौन लगाता है? आपके फंडामेंटल राइट्स। क्या सरकार, कोई भी इंडिविजुअल या स्टेट आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकता। तो यहीं पर उनकी पावर लिमिटेड हो जाती है। किसकी? सरकार की, चुने हुए प्रतिनिधियों की। ठीक है। तो उन्होंने कुछ गलत कानून बना दिया तो आप उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, राइट। तो लोकतंत्र तभी सक्सेसफुल होता है तब उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और लोगों का पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने वोट डाला बात खत्म। नहीं, वोट डालने के अलावा सरकार के हर कदम पर लोगों की निगरानी होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि सरकार को हमने चुन लिया, अब जो सरकार करे वो करे, हमें क्या मतलब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने 7th क्लास के 8th क्लास के एनसीईआरटी में सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, हमारी सरकार के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और सरकार की हमारे प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार उत्तरदायी होती है लोगों के प्रति, और लोग, क्योंकि लोगों ने उसे चुना है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार के हर कदम पर नज़र रखने की। अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। अगर आप सरकार के खिलाफ उनके गलत काम पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपके हक के लिए सरकार कब काम करेगी, राइट। तो कानून का राज और अधिकारों का आदर करके सरकार को काम करना चाहिए। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार को संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना होता है। एवरी ह्यूमन हैज़ राइट्स, मतलब हर इंसान के पास अपने कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सरकार को उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना है, वो उनका वॉयलेशन करके काम नहीं कर सकती है। क्लियर। ये कुछ विशेषताएं थी। ठीक है। अब पूरे जो हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है। लोग चुनते हैं अपने नेताओं को, तो लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पाकिस्तान में था कि नामचारे की चुनी सरकार है, बाकी सत्ता तो सेना के हाथों में। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग ही चुनते हैं, वोट डालकर लोग चुनते हैं और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही फैसले लेते हैं, यानी कि लोग ही फैसले लेते हैं। क्लियर है। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराते कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। अब आपके पास चॉइस होगी कि ये नेता ने अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार किसी दूसरे नेता को चुनेंगे, तभी तो एक अच्छा शासन, सुशासन रहेगा, गुड गवर्नेंस रहेगी, राइट। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। सभी लोगों को वोट डालने का राइट होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18+ वालों के लिए, किसी भी प्रकार का इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करेगी। क्लियर है। फैसले कौन लेगा? जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो निष्पक्ष और चुनाव होंगे और इतने अवसर उपलब्ध होंगे, कितनी पार्टियां होंगी कि आप चाहें तो नेता को बदल सकते हैं। क्लियर है। सभी को वोट डालने का राइट होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में सरकार की पावर्स लिमिटेड होती हैं। वो फंडामेंटल राइट्स का, नागरिकों के अधिकार का
और संविधान का उल्लंघन कर कर काम नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की पावर को लिमिटेड करते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारे पास क्या, लोकतंत्र की डेफिनेशन और उसकी कुछ विशेषताएं। तो हमें समझ में आया कि लोकतंत्र क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमें लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए किसी भी देश के लिए, राजतंत्र या तानाशाह क्यों नहीं, या कोई और किसी प्रकार का सिस्टम क्यों नहीं, राइट। तो इस चीज़ के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। लोकतंत्र में लोगों का चुनाव, शासकों का चुनाव लोग करते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, मल्टी पार्टीज होती हैं, आप अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन सकते हैं, वो नेता पसंद आए तो अगली बार उसे बदल सकते हैं। क्लियर है? 18+ वालों को वोट डालने का राइट होता है, और जो सरकार है उसकी पावर लिमिटेड होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए काम करती है। ये होती है लोकतंत्र की डेफिनेशन और उसकी विशेषताएं। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।